हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमारा इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर चल रहा था, उसके फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो आज बेसिकली जो हमारा है सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो सेकंड पार्ट। तो बेसिकली आज हमारा जो पढ़ना है तो सन 1928 में प्रथम आर्थिक नियोजन नीति की विशेषता है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कई बार रिपीटेशन हुए एग्जाम में, ठीक है। समझना ध्यान से कि जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में समझा था कि आर्थिक नियोजन होता है क्या। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि आर्थिक नियोजन मतलब एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें देश का एक केंद्र अधिकारी संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास और आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए 1928 मतलब हम इस दौरान अगर इस डेट मतलब आर्थिक जो प्लान मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी वो पहले बन चुकी थी, ठीक है। लेकिन वो बनाई किसने थी, वो कहीं की ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि 1928 में हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। हम स्वतंत्र हुए 1947 में। तो हमें देखना है कि जब ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नियोजन की नीति बनाई गई थी तो उस नीति की क्या क्या फीचर्स थे, उस नीति की क्या क्या विशेषताएं थी, या हम सिंपली या साधारण भाषा में कह सकते हैं कि उस नीति में क्या क्या बातें कही गई थी। तो बेसिकली अगर देखा जाए उस नीति की जो हमें चार विशेषताएं यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पहली उस नीति की जो 1928 में जो नीति बनाई गई थी आर्थिक नीति, उसकी पहली मुख्य विशेषता क्या थी कि उत्पादन के संपूर्ण संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक नियोजन बनाया था, ठीक है, उसमें जो एक बात रखी थी, जो उसमें कहा गया था कि देश में जितने भी संसाधन होंगे मतलब उत्पादन प्रक्रिया के लिए जो भी रिसोर्सेज का यूज होता है उसमें पूरा का पूरा जो स्वामित्व होगा, पूरा का पूरा जो अधिकार होगा वो कहने के ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही होगा। और सेकंड इसकी विशेषता क्या है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कीमत ढांचे का निर्धारण। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि आपने आज के समय अगर हमारा मार्केट में जो प्राइस होता है वो जो बेसिकली डिसाइड होता है वो हमारे जो मार्केट की जो पावर्स होती है मतलब डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। लेकिन जब ये नीति अपनाई गई थी 1928 में, तो हम उस दौरान क्या था कि जो कीमत ढांचे मतलब जो प्राइस मेकर होता था वो कहने की सरकार होती थी। मतलब प्राइस का जो निर्धारण करते थे, हाँ कोई चीज कितने में बिकेगी, कोई चीज कितने में खरीदी जाएगी, तो बेसिकली वो किसके द्वारा की जाती थी, वो ब्रिटिश सरकार द्वारा। और थर्ड इसकी विशेषता क्या है कि जो सरकार ने जो आर्थिक नियोजन बनाया था, आर्थिक नियोजन का बेसिकली जो मेन मोटिव था, मेन जो उसका पर्पस था वो क्या था, लाभ अर्जित करना, मतलब मैक्सिमम क्या करना, प्रॉफिट को जनरेट करना। और जो हमारी चौथी जो इसकी नीति की जो चौथी विशेषता कह रहा है पूंजीवादी को बढ़ावा तथा सामाजिक कल्याण की उपेक्षा, ठीक है। मतलब बेसिकली जो नीति बनाई गई थी 1917 सिंपल जिसमें ये बात बताई गई थी कि जो ये नीति है उसका मेन मोटिव क्या होगा कि कैपिटल जो इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, उस चीज की मतलब वहां की चीजों को हमें कैप्चर करना है और सामाजिक कल्याण की कहने की उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा का मतलब सिंपल सा होता है उस चीज की अवहेलना करना, मतलब समाज के हित के मतलब समाज के हित के लिए जो नीति बनाई गई थी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होती है, चार विशेषताएं थी और ये क्वेश्चन बेसिकली 3 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। और नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है, कह रहा है कि निर्देशात्मक नियोजन क्या होता है, ठीक है। ये भी मतलब एक ऐसा थोड़ा सा एक नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको रखिएगा, ठीक है। एक नंबर कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। निर्देशात्मक नियोजन का मतलब सिंपल से एक ऐसी प्रणाली होती है, ठीक है। अब इसमें क्या बात कही गई थी, मांग तथा पूर्ति द्वारा आर्थिक समृद्धि तथा विकास के लक्ष्य का निर्धारण करना। मतलब कि आप सिंपल से कह सकते हो कि जो निर्देशात्मक नियोजन होता है एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति द्वारा ही जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक है। प्लस इसी में और ये भी बात रखी गई थी कि बाजार मांग और बाजार पूर्ति द्वारा कहीं ना कहीं इकोनॉमी में क्या होता है कि एक बैलेंस लाना जरूरी होता था। वो किसके द्वारा होता था, निर्देशात्मक नियोजन। मतलब हमें एक ऐसा प्लान करना है जिससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, प्लस उसके साथ क्या कि उनके मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच में का एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। और सेकंड आपका कह रहा है कि व्यापक नियोजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा कि पूरा का पूरा हमें प्लानिंग करना है किसके द्वारा, डिमांड और सप्लाई के द्वारा। व्यापक नियोजन में क्या था कि सरकार द्वारा आर्थिक विकास, ठीक है, तथा समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना। बेसिकली जो व्यापक प्लान नियोजन होता है मतलब एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि सरकार जो होती है बड़ी चीजों का अचीवमेंट करने के लिए सरकार ही प्लानिंग करती है।
वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये आप कह सकते हो कि व्यापक नियोजन जो होता था एक ऐसी प्रणाली होती थी जिसमें ठीक है आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने का जो लक्ष्य होता था वो किसके द्वारा किया जाता था, सरकार के द्वारा। फाइनली ठीक है, और फिर आगे हम जब चलेंगे इसमें तो आगे बेसिकली हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, मतलब हमारी इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो अर्थव्यवस्था होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कौन सी? आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको कहां पर देखने को मिलती है, अमेरिका में। ठीक है, दूसरी क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको रूस और चाइना में मिलेगी देखने को। और लास्ट आपकी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि हम भारत ऑलरेडी शामिल है, ठीक है, और पाकिस्तान भी। ठीक, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब कि इसमें जो भी होगा, जितने भी डिसीजंस होंगे कि क्या उत्पादन करें, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए, मतलब जितने इससे संबंधित जितने भी डिसीजंस होते थे वो बेसिकली इस वाली इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर द्वारा लिए जाते थे। और इस इकोनॉमी के अंदर जो होता था कि जो प्राइवेट सेक्टर होता था उसका मेन जो मोटिव होता था ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को जनरेट करना। इसके अलावा अगर इसमें बात करूं, इसके अलावा इसमें सरकार कभी भी अपना इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। और जो प्राइवेट सेक्टर होता था उसको अपने पास मतलब निजी संपत्ति रखने की बिल्कुल स्वतंत्रता थी। उसके पास जितने भी संसाधन होते थे उस पर पूरा पूरा जो संपूर्ण नियंत्रण होता था वो कहने के प्राइवेट सेक्टर का होता था। और यहाँ पर कभी भी सामाजिक कल्याण से रिलेटेड कोई बात नहीं की जाती थी, मतलब मार्केट में जो फिर इकोनॉमी के अंदर उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन किया जाता था जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट जनरेट हो। और अगर दूसरा देखा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, बेसिकली हमारे कहा थी रूस और चीन में, तो इसमें क्या कह रहे थे, इसमें यह बताया गया था कि जो भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, मीन्स की केंद्र समस्या जो होती है कि क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें, वो सारे जो डिसीजंस होता था वो कहने की जो लेते थे वो किसके, गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता था। क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसा, इसमें गवर्नमेंट के अलावा इसमें और कोई नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी होते थे, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी वो क्या करती थी, वो मतलब सामाजिक कल्याण के आधार पर ही क्या करती थी, वो सारे डिसीजंस लेती थी। और इसका मेन मोटिव होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना, मतलब समाज की उन ऐसे मतलब उन समस्याओं को दूर करना जिससे क्या बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा समाज का गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इसमें कभी भी प्रॉफिट को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी और इसमें समाज जो प्राइवेट सेक्टर होते थे उसका कहने के उसको पूरी तरह से प्रतिबंध लगा होता है। और लास्ट हमारा क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब सिंपल से इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कि आपको उसमें कुछ सामाजिक जो क्या कहते हैं आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी, उसके कहने के कुछ उसमें गुण दिखाई देंगे। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता था और गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। लेकिन कि इसमें जो होता था कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता था, ज्यादा पावरफुल नहीं होता था। कहने की अगर देखा जाए रियल में तो कहने की जो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें जो प्रभावशीलता देखी गई थी वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की थी, सॉरी वो गवर्नमेंट सेक्टर की थी। और जो गवर्नमेंट सेक्टर था वो इसमें था, लेकिन उसका मेन मोटिव वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता था, प्लस गवर्नमेंट जो होती थी वो अपने कहने की अपने सामाजिक कल्याण के लिए, मतलब जो भी यहाँ पर डिसीजंस होते थे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे जो डिसीजंस होते थे वो कहने की दोनों सेक्टर द्वारा मिलके ले आते थे। फिर इसके बाद हमारे वाली जो वीडियो होगी इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। और कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए ताकि आपको उस चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।